यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत से स्थानों के नाम आते हैं, जगहों के नाम आते हैं। इन जगहों की सामान्य विशेषताओं के बारे में जानना, इनकी मैप पर सही लोकेशन जानना आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। क्या था अभ्यास प्रश्न? अभ्यास प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में कार्य करती है। और दूसरा कथन क्या था? यह अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में मिलती है। क्या पूछा गया है आपसे? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। यहां पर अगर आप दोनों कथन देखेंगे तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक विभाजक रेखा के रूप में या सीमा के रूप में काम करती है। ये अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर अमरकंटक है और इस प्रकार से ये नर्मदा नदी अपनी यात्रा करती है जबलपुर से निकलते हुए, उसके बराबर से निकलते हुए, और इस प्रकार से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका एरिया गुजरात में भी पड़ता है, थोड़ा सा एरिया इसका महाराष्ट्र में भी पड़ता है। ज्यादा जल प्रवाहित कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कई इस पर बांध है, जैसे कई महत्वपूर्ण बांध है, नर्मदा सागर है, ओमकारेश्वर है, और ओमकारेश्वर के अलावा महेश्वर है, और इसके अलावा गुजरात में सरदार सरोवर भी है। इस तरह के बांध है। बहुत सी नदियां इसमें दाहिनी तरफ से इस प्रकार से मिलती हैं, और बहुत सी नदियां कैसी हैं जो इसमें बाईं तरफ से इस प्रकार से लेफ्ट से इसमें मिलती हैं। बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियों पर भी हम बात कर लेते हैं। यही सामान्य तथ्य जो आपके सामने अभी हमने प्रस्तुत किए हैं, जो अभी आपके सामने आपको बताए गए हैं, वही सामान्य तथ्य यहाँ पर लिखे भी गए हैं। और एक तथ्य आप जान लीजिए कि जो नर्मदा नदी है, ये उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर के बहती है, एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो इस तथ्य को भी विशेष तौर से याद रखेगा। यहाँ पर इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। बांध हमने जान लिए हैं, ओमकारेश्वर, महेश्वर जैसे, सरदार सरोवर जैसे बांध इस पर बने हुए हैं। और अगर दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें जो कि नर्मदा में मिलती हैं, तो वह है हिरन, तेंदोरी, बरना, कोलार, मान, उरी, हटनी और ओरसांग। अगर बाईं ओर से शामिल होने वाली सहायक नदियों की बात करें तो उसमें कौन सी नदियां शामिल हैं? बरनर, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटा तवा, कुंडी, गोई और करचन। ये कुछ सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं। अब पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? हिमनद झील विस्फोट बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने क्या है? यह एक बाढ़ है जो हिमनद झील से पानी के अचानक और तेजी से निकलने के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा आपके सामने कथन क्या है? यह अक्सर मोरेन यानी ढीली चट्टान और मलबे बांध, मोरेन बांध या बर्फ बांध की विफलता के कारण घटित होती है, उसके कारण घटित होती है। और आपको बताना क्या है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहां पर जो दोनों कथन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड यानी हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की बात करते हैं तो इसकी प्रक्रिया को आपको समझ लेना चाहिए। ग्लेशियर लेक बनती कैसे है? मान लिया पहाड़ों पे आप जानते हैं काफी ऊंचाई पर हिमालय में काफी आपको ग्लेशियर लेक देखने को मिलती है। वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, काफी ऊंचाई पर स्थित हैं। कई बार ये क्या है कि चट्टानों पर इस प्रकार से खिसकते भी हैं, लगातार इनके खिसकने की दर बहुत कम है, वो कई साल में सेंटीमीटर भर हो सकती है, लेकिन वो खिसकने की दर है। और फिर ये मान लिया किसी खिसकते हुए किसी घाटी में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, उसके कारण
आप देखेंगे कि जब ये फिसलते हैं तो अपने साथ चट्टान और मिट्टी को भी काटते हैं। इसमें बीच मिट्टी भी जमा हो जाती है, बजरी जमा हो जाती है, चट्टानों के टुकड़े शामिल हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ये ग्लेशियर लेक पिघलती है, जो ग्लेशियर्स हैं, ये जब पिघलते हैं तो इस पिघलने की क्रिया को ही कहते हैं कि ग्लेशियर क्या है, छोटे हो जाते हैं। आगे का हिस्सा क्या है, वो पानी बन जाता है, घाटी में रुक जाता है और उस पर एक बाढ़ किस जो एक नेचुरल प्राकृतिक बांध बनता है, वो किस का बनता है, वो अपने साथ जो ग्लेशियर मिट्टी लाए थे, जो चट्टानों को काट करके लाए थे, उनके टुकड़े लाए थे, उससे एक ढीला बांध बनता है जिसको हम मोरेन के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। इस प्रकार की, मान लिया यहाँ पूरा ग्लेशियर था और वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण पानी पिघलता चला गया, यानी ग्लेशियर लेक पीछे हट गया और यहाँ पर एक झील निर्मित हो गई। तो आप देखेंगे कि इसकी जो बाढ़ है वो किसके द्वारा बनाई गई है, इसके द्वारा लाए गए मलबे के द्वारा बनाई गई है, जिसमें मिट्टी शामिल है, बजरी शामिल है। तो बहुत ढीला बांध ये होता है। तो किसी भी प्रकार की अगर घटना घटती है, चाहे वो बादल फटने की घटना हो, चाहे भूकंप हो, चाहे भूस्खलन की घटना हो, चाहे हिमस्खलन की घटना हो, इस तरह की घटनाओं की वजह से ये बांध टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत कमजोर प्रकार का बांध होता है। और इसी को हम कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि निचले इलाकों में बहुत तेजी से तबाही मचा सकता है। ये फटता क्यों है, इसके कई कारण है। बादल के फटने से ये टूट सकता है ये बांध, क्योंकि कमजोर प्रकार का बांध है, बोरिन के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही, जिसमें मलबा शामिल होता है, बजरी शामिल होती है, मिट्टी शामिल होती है, चट्टान के टुकड़े शामिल होते हैं। स्नो एवलांच के द्वारा भी ये टूट सकता है। इसके अलावा लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन के द्वारा टूट सकता है। मोरन का जो क्षेत्र है उसमें आइस के पिघलने से भी टूट सकता है। भूकंप के कारण ये टूट सकता है। ओवरफ्लो की वजह से भी पानी का बहाव हो सकता है। इन सब कारणों की वजह से हमें एक फ्लड देखने को मिलता है, जिसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये दूसरा कथन भी, पहला कथन भी सही हो जाता है और दूसरा कथन भी, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और यही चीजें यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। हिमालयन क्षेत्र में विशेष तौर से हाल ही में जो नेपाल है, उसमें लगातार हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की घटनाएं हमें देखने को मिली है। ये हमारी चिंताएं बढ़ाता है, क्योंकि भारतीय हिमालय क्षेत्र में भी बहुत से ग्लेशियर स्थित हैं, बहुत सी ग्लेशियर लेक स्थित हैं। तो अगर वहां पर लगातार हिमालय क्षेत्र में हम इस आउटबर्स्ट फ्लड की घटनाएं देख रहे हैं, तो हिमालय क्षेत्र पर जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है वो बहुत स्पष्ट है। और हिमालय क्षेत्र में, जो भारतीय हिमालय क्षेत्र है, उसमें भी भविष्य में हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की स्थिति की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर वहां भी ग्लेशियर लेक स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग कितनी जाती है, 4500 मीटर तक जाती है। इसी से संबंधित ये पूरी खबर है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण क्या है, अभी हमने चर्चा की थी। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों का पीछे हटना और उनका ग्लेशियर लेक के रूप में परिवर्तित होना, बादल फटना, अत्यधिक वर्षा होना के कारण वो टूट जाते हैं। हिमस्खलन या भूस्खलन के कारण भी वो टूट सकते हैं। भूकंपीय गतिविधियों के कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना हो सकती है। हिमालय क्षेत्र में बहुत सी बुनियादी ढांचा परियोजना, सड़क निर्माण, रेल निर्माण से चल रही है, और वैज्ञानिकों का और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी हिमालय हिमालय क्षेत्र का जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं, और उसके कारण भी इस तरह की घटनाओं की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इन सारे कारणों का उल्लेख किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, लक्षद्वीप रीफ में प्रवाल आवरण में 40% की गिरावट देखी गई है। हाल ही में एक अध्ययन आया है जो इस प्रकार की बात करता है। दूसरा आपके सामने कथन क्या है, वर्ष 1998, 2010, 2016 में अल नीनो घटनाओं के कारण बार बार आने वाली जो समुद्री हीट वेव है और जो जलवायु परिवर्तन है, वो प्रवाल क्षय यानी प्रवाल को होने वाले नुकसान के मुख्य कारण है। आपको बताना क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन क्या है आपके सामने, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहां पर कौन से कथन सही हैं, केवल दो कथन सही हैं, क्योंकि पहले कथन में एक आंकड़ा गलत है। ये 40% का आंकड़ा नहीं है, ये 50% का आंकड़ा है। जो लक्षद्वीप रीफ है उसमें प्रवाल आवरण में हमें 50% की गिरावट, जहां पर यह अध्ययन किया गया है, 3 रीफ से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन है। तो रीफ किससे बनती है, प्रवाल भित्तियों से ही रीफ बनती है। प्रवाल क्या है, समुद्री छोटे छोटे जीव हैं
छोटे छोटे समुद्री ऑर्गेनिज्म है प्रवाल। प्रवाल जिनको समुद्री छोटे छोटे जीव, इनको क्या कहते हैं, पॉलिप्स कहा जाता है। जो छोटे छोटे जीव हैं उनको पॉलिप्स कहा जाता है, और ये समूह में रहते हैं, और समूह में रहते हैं, और पॉलिप्स से लगातार श्रावण किस चीज का होता है, श्रावण कैल्शियम कार्बोनेट का होता रहता है। इससे एक कठोर नुमा संरचना बनती है, और क्योंकि इस समूह में रहते हैं तो आपको दिखेंगे एक फूल नुमा संरचना, रंग बिरंगी संरचना आपको दिखेगी, जिसको हम प्रवाल भित्ति के नाम से संबोधित करते हैं, रीफ के नाम से संबोधित करते हैं। रीफ एक बड़ा व्यापक शब्द है। तो लक्षद्वीप जो है वो एक तरह से प्रवाल भित्तियों से ही निर्मित द्वीप माना जाता है। तो अब हाल ही में एक अध्ययन आया है कि इसके प्रवाल आवरण में 40% की गिरावट देखी गई है, लेकिन ये 50% की गिरावट है, यहां पर 40% लिखा है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अल नीनो की घटना के कारण जो समुद्री सतही तापमान है उसमें वृद्धि होती है, और समुद्री सतही तापमान में जब वृद्धि होती है तो तापमान के प्रति ये ज्यादा संवेदनशील होती है। प्रवाल ज्यादा संवेदनशील होती हैं, प्रवाल भित्तियां तापमान के प्रति, और तापमान के प्रति जो प्रवाल और शैवालों में एक सहजीवी संबंध है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसके कारण जब ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो इनका क्षय होना शुरू हो जाता है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं विरंजन, यानी इनको क्षति पहुंचती है। इन दोनों में सहजीवी संबंध किस प्रकार का है, जैसे शैवाल के द्वारा ही मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवालों को भोजन की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है, साथ ही शैवाल ही इनको अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान करता है, इस प्रकार का। और साथ प्रवाल के द्वारा शैवाल को क्या दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है, क्योंकि प्रवाल के ऊतकों में ही आप देखेंगे कि शैवाल रहते हैं, एक तरह से वहीं पर उनकी उपस्थिति रहती है। तो एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन जब प्रभावित होता है अत्यधिक हीट से, जो समुद्री सतही तापमान में वृद्धि होती है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जिससे प्रवाल विरंजन की घटनाएं होती हैं, और प्रवालों का रंग भी सफेद पड़ना शुरू हो जाता है। इसको हम प्रवाल विरंजन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहां पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन यहां पर गलत हो जाता है। अब जो आपको बताया गया है, ये प्रवाल की आप स्थिति देख सकते हैं यहां पर, और जो आपको बताया गया है वही यहां पर लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है कि 3 प्रमुख अटोल, अटोल एक विशेष प्रकार की रीफ को प्रदर्शित करता है, प्रवाल भित्ति को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें प्रवाल चारों तरफ से, प्रवाल भित्ति चारों तरफ से एक लैगून नुमा संरचना को घेरे रहती है। इस प्रकार से ये प्रवाल है, इसके बीच में एक लैगून नुमा एक झील आपको दिखाई देती होगी। अगर ऐसे प्रवाल भित्ति की ऐसी संरचना है तो इसको हम किसके रूप में संबोधित करते हैं, एटोल के नाम से जानते हैं। तो ये जो अध्ययन किया गया है ये 3 प्रमुख एटोल पर किया गया है। अगत्ती, लक्षद्वीप की 3 एटोल हैं, अगत्ती, कदमत और कवरत्ती में प्रवाल स्वास्थ्य पर नजर रखने वाले एक अध्ययन से चिंताजनक निष्कर्ष आए हैं, जो हमें बताते हैं कि लक्षद्वीप रीफ में प्रवाल आवरण में 50% की गिरावट है, जो वर्ष 1998 में 37.24% से घट करके वर्ष 2022 में लगभग 19.6% हो गई है। कथन एक सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं 19 दूना 38, लगभग 50% की गिरावट है। कथन में आपको 40% लिखा गया था। वर्ष 1998, 2010 और 2016 में अल नीनो की घटनाओं के कारण बार बार आने वाली जो समुद्री हीट वेव है और जो जलवायु परिवर्तन की घटना है, जिसने समुद्री जल सतही जल के तापमान में वृद्धि की है, उससे प्रवाल क्षय हुआ है, प्रवाल विरंजन का वो कारण बना है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो समुद्री सतही तापमान में वृद्धि होती है उससे प्रवाल विरंजन की घटना होती है, क्योंकि प्रवालों के बीच और जो शैवालों के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अल नीनो की घटना क्या है? अल नीनो की घटना आप जानते हैं क्या है? विश्वतीय प्रशांत महासागर, पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर। जैसे ये प्रशांत महासागर है, विश्वतीय प्रशांत महासागर का एरिया ये हुआ और पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर का एरिया ये हुआ। जब यहाँ का तापमान सामान्य तापमान से, सतही जल का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाए तो हवा का प्रवाह इस प्रकार से, इस तरह से हो जाता है। तो जब समुद्री सतही जल तापमान में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा?
इससे भारत में मानसून भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, भारत में बारिश भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और इससे समुद्री जल सतही तापमान में एक वृद्धि देखने को मिलती है, जो प्रवाल विरंजन के कारणों में से एक समझा गया है, क्योंकि ये समुद्री हीट वेव को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार के अध्ययन हमारे सामने आए हैं। तो यहाँ वही आपके सामने ये चीजें प्रस्तुत की गई है। और जो समुद्री हीट वेव्स हैं और शैवाल, प्रवालों और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसको प्रभावित करती है और प्रवाल विरंजन की घटना हमें देखने को मिलती है। यही चीज हमें यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। प्रवाल भित्तियां 25% समुद्री जीवन का पोषण करती हैं, लेकिन विरंजन से प्रेरित होकर के प्रवाल मृत्यु से पारिस्थितिकी तंत्र को, अगर विरंजन की घटना घटती है तो इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर जो इकोसिस्टम है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। मछलियों की प्रजातियों की संख्या में भी कमी आ सकती है, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और समुद्री खाद्य जाल भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। मछुआरों के जो आय है उस पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, उनका मत्स्य भंडार कम हो सकता है। प्रवाल मत्स्य उद्योग और वैश्विक समुद्री खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भारत में जो प्रमुख प्रवाल भित्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। इनकी स्थितियां आप यहाँ देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी, ये भारत के प्रमुख प्रवाल भित्तियां मानी जाती हैं, प्रवाल क्षेत्र माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना रन ऑफ रिवर परियोजना है जो जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के सिधू गांव में चिनाब नदी पर स्थित है। दूसरा कथन आपके सामने है, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और तीसरा कथन आपके सामने है, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के तांडी नामक स्थान पर चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से बनती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। तो यहां पर अगर आप पहले कथन की बात करेंगे तो जो सावलकोट जल विद्युत परियोजना है ये वस्तुतः रन ऑफ रिवर परियोजना ही है। जब हम रन ऑफ रिवर परियोजना की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम किसी भी नदी के जल प्रवाह को बाधित किए बिना उससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से बिजली उत्पन्न कर देते हैं? हम ऐसे स्थान की पहचान करते हैं जहां पर नदी का जल एक सतत रूप में प्रवाहित हो रहा हो और तेजी से प्रवाहित हो रहा हो, यानी ढलान वाले क्षेत्र की पहचान करते हैं। और जब ढलान वाले क्षेत्र की पहचान करते हैं तो उसमें से किसी पाइपलाइन की मदद से, किसी भी अन्य प्रवाह की मदद से उसके एक पानी की धारा को टरबाइन की तरफ मोड़ते हैं। और जब ये पानी टरबाइन पर गिरता है तो उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है। और फिर जब बिजली उत्पन्न हो जाती है इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था खड़ा करके, तो जो पानी बचता है फिर से वो नदी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसमें हमें किसी प्रकार के बांध को बनाने या किसी तरह के जलाशय को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि हम किसी पाइपलाइन की मदद से या अन्य व्यवस्था की मदद से या किसी चैनल की मदद से पानी के थोड़े से प्रवाह को टरबाइन की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं रन ऑफ द रिवर परियोजना। तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना जो है वो रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिधू गांव में चिनाब नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब कुछ इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी सहायक नदी का मतलब है कि चिनाब नदी वो सहायक नदी है जिसका जल प्रवाह क्षेत्र, जिसका बेसिन सबसे ज्यादा है, यानी उसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें सिंधु नदी की, तो वो कौन सी होगी? सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज नदी। लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो चिनाब नदी है, क्योंकि इसका जल ग्रहण क्षेत्र बेसिन सबसे बड़ा है। तीसरा कथन देखते हैं, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के तांडी नामक स्थान पर चंद्रा तथा भागा नदियों के संगम से बनती है। वस्तुतः हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। तीसरा कथन गलत हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसमें सही हो जाएंगे। अब यही समय चीजें, ये चिनाब नदी आप देख सकते हैं। चिनाब नदी इस प्रकार से चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है और इस प्रकार से ये बहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो तथ्य अभी आपको बताए गए हैं वही तथ्य यहाँ पर हूबहू आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल
संधि के निलंबन के बाद 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। सिंधु नदी जल समझौता जो है उसका निलंबन भारत ने किया था, पहलगाम हमले के बाद उसका निलंबन कर दिया था और इसके कारण ये परियोजना को फिर से इसकी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिसका नाम है सावलकोट जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर। जब हम चिनाब नदी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर ये चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। चंद्रा और भागा नदियां हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी के बारालाचा दर्रे के क्रमशः दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम मुखों से निकलती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर सिंधु जल संधि की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में हुई थी। किसकी मध्यस्थता में हुई थी? विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। विश्व बैंक के तत्वाधान में यह हस्ताक्षरित हुई थी। ये महत्वपूर्ण जल बंटवारा है सिंधु और उसकी सहायक नदियों से संबंधित। 5 सहायक नदी कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब सिंधु और इन नदियों के जल के विभाजन से संबंधित है। भारत ने सिंधु जल संधि को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद नहीं करता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह निर्णय लिया था। पहलगाम हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मूसी नदी को मुचुकुंडा या मुसुनुरु नदी के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा कथन है यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। आपके सामने जो प्रश्न है वो ये है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। यहां पर दोनों कथन सही है क्योंकि मूसी नदी को मुचुकुंडा या मुसुनुरी नदी के नाम से जाना जाता है और ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। इसकी अवस्थिति यहाँ पर देख लेते हैं। जो कृष्णा नदी है उसको आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से यहाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और ये मूसी नदी है। तो मूसी नदी एक प्रकार से जब कृष्णा नदी का प्रवाह हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड से इसमें प्रवेश करती है और एक कृष्णा नदी तंत्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो यही कथन, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, जो दोनों कथन सही हैं, उसी के बारे में खबर है। और ये टॉपिक चर्चा में आने का कारण यह है कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी ने मूसी नदी तल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और इसी कारण से मूसी नदी जो है वो चर्चा में आई है। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। मूसी नदी के बारे में 2 छोटी नदियों के विलय से मूसी नदी बनती है। कौन कौन सी छोटी नदी है? एक का नाम है एसी नदी जो 8 किलोमीटर लंबी है और मूसा नदी जो 13 किलोमीटर लंबी है। इनके विलय से मूसी नदी का निर्माण होता है। उद्गम के बाद ये पूर्व दिशा में बहती है और हैदराबाद शहर के मध्य से होकर के गुजरती है और हैदराबाद जैसे ऐतिहासिक शहर को पुराने शहर और नए शहर में विभाजित करने का काम जो है वो मूसी नदी ही करता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद से कौन सी नदी होकर के गुजरती है, कौन सी नदी उसको 2 भागों में लगभग विभाजित करती है, तो वो मूसी नदी उत्तर हो गया। मूसी नदी नालगोंडा जिले में वजीराबाद के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 240 किलोमीटर है और इस पर आप बांध भी देखेंगे, जैसे हिमायत सागर और उस्मान सागर 2 बांध हैं जो मूसी नदी पर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, यह 1125 मेगावाट की एक नियोजित नदी प्रवाह परियोजना है जो भूटान के पूर्वी लहुएंत्से और मोंगर जिलों में कुरुची नदी पर स्थित है। दूसरा कथन आपके सामने है, जो कुरिचू जो नदी है वो द्रांग मेछू की एक सहायक नदी है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है या है? आपको सामने ये बताना है कि कितने कथन सही नहीं है या है, कितने कथन सही नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। तो यहां पर जो दोनों कथन है ये बिल्कुल सही कथन है और इसमें इसलिए उत्तर हो जाएगा न तो 1 और नहीं 2, क्योंकि आपसे पूछा है सही कौन सा नहीं है, दोनों ही सही हो जाते हैं। 1150 मेगावाट की एक नियोजित नदी प्रवाह परियोजना है जो भूटान के पूर्वी लहुएंत्से और मोंगर जिलों में कुरिचू नदी पर स्थित है और ये एक द्रांग मेछू की सहायक नदी है। चलिए मैप के माध्यम से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको वहां पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कुरिचू होगा
और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये तिब्बत के क्षेत्र से निकल रही है, तिब्बत के क्षेत्र से निकल करके ये भूटान में प्रवेश करती है और भूटान में यहाँ पर ये द्रांग मेछू नदी से मिलती है और द्रांग मेछू नदी से फिर ये इस नदी में मिल जाती है, जो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, मानस। और मानस किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नदी है। तो इसी से संबंधित ये सारे तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे, वही तथ्य आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों ही कथन सही है। और हाल ही में जो भूटान है उसकी दोरजीलुंग जल विद्युत परियोजना पर बुनियादी ढांचे का काम शुरू हो गया है, जिसमें टाटा पावर की भी हिस्सेदारी है। परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, 1.7 बिलियन डॉलर है। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा भी फंडिंग की गई है, उसके द्वारा भी वित्त पोषित किया गया है। अगर हम कुरिचू नदी की बात करें तो कुरिचू नदी की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कुला कांगड़ी ग्लेशियर से होती है। कहां से होती है, कुला कांगड़ी ग्लेशियर से हुई है। कुरिचू मानस नदी प्रणाली की एक सहायक नदी है जो भूटान की सबसे बड़ी नदी है। तो आप देख सकते हैं कि मानस नदी का जो क्षेत्र है भूटान में पूर्वी हिस्से में बहुत ज्यादा है और इसी में इसकी सब सहायक नदियां हैं जो इसमें इस प्रकार से मिल रही हैं। कुछ पहले ही उसमें मिलने वाली नदियों से यहाँ मिल गई है और कुछ यहाँ पर इस प्रकार से मिली है। तो मानस जो नदी है ये अपने आप में एक बहुत बड़े जल प्रवाह को समेटती है भूटान में। उसी के संबंध में यहाँ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो पूर्वी भूटान के अधिकांश हिस्से में बहती है। मानस नदी की अभी अवस्थिति हमने देखी है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 10 डिग्री चैनल एक संक्रीय जल डमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। दूसरा कथन है इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर है। आपके सामने प्रश्न है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। आपके सामने ऑप्शन क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।